Good morning to all. Myself Rajnikant Dongre, faculty of Department of Library Information Science, पंडित सुंदरा शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी। तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में हमने सबसे पहला थ्योरी जो है देखा वो कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है, जिसको किसने दिया था, F.W. टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी। तो पहले ये जान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी क्या है, उसके बारे में इसको किसने एक्सप्लेन किया, कि क्या प्रिंसिपल दिए जिसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of managing information through people in administrative work in any organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पीपल वर्क कर रहा है या कैसा वर्क हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो थ्योरी हम अप्लाई करेंगे वो कहलाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी। दिस थ्योरी नोन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या मैकेनिस्टिक्स थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी। इसी थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी। मतलब ये जो थ्योरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उन पे जो है ये फॉलो करता है, इसलिए इसको बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी। इसके कंट्रीब्यूटर्स है, मेन है हेनरी फायोल, लूथर गुलिक, आर शेल्टन, जेडी मोनी एक्सेट्रा। आगे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी इज फायोल। हेनरी फायोल कौन है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी फादर कौन है, हेनरी फायोल है। इसी ने एक्सप्लेन किया है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इज द सेम एवरीवेयर। इसने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का जो वर्क है लगभग हर जगह सेम ही है, इसलिए इसी रूल को फॉलो किया जाए तो ज्यादा बेटर है। दिस प्रिंसिपल इज यूनिवर्सली वैलिड। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको एक्सप्लेन किया है किसने, हेनरी फायोल ने। 14 प्रिंसिपल्स है इसके जिसको हेनरी फायोल ने एक्सप्लेन किया है, और ये जो प्रिंसिपल को यूनिवर्सली वैलिड बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी बाय हेनरी फायोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लूथर गुलिक। एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एक्सप्लेन किया है लूथर गुलिक ने, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये है फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जो थ्योरी है ये किस पे वर्क करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे फोकस करता है, इसलिए इसको बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये है हेनरी फायोल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फायोल कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, बॉर्न इन फ्रांस इन 1841 में, 1841 में इसका जन्म हुआ। ये बेसिकली क्वालिफिकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग, इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। इन 1888 मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये जो है 1888 में डायरेक्टर बने किसी कंपनी के, और रिटायर कब हुए, 1918 में, और इसका डेथ कब हुआ, दिसंबर 1925 में। तब 1841 से 1925 तक इसको क्या बोला जाता है, नोन बाय फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट। जो हेनरी फायोल है उसे फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मैनेजरियल अप्रोच भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इम्पोर्टेंस जो है मैनेजमेंट के थ्योरी है जिसको एक्सप्लेन किया है हेनरी फायोल ने। आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन, इसका जो है कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जो बुक में इसमें 14 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, कब किया, 1916 में, मतलब 1916 में। तो जो बुक पब्लिश हुआ था, बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। तो इस तरीके से जो बुक का जो है लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है, तो इस तरीके से इसका जो इंग्लिश वर्जन है
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कब आया? 1929 में आया। द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट 1923। देयर आर 3 हेडिंग्स, इसमें 3 टाइप्स की हेडिंग है। पहला है एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हेनरी फायोल है उसको क्या बोला जाता है? फ्रांसिस बेकन ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट, फाउंडर ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। तो अलग अलग नाम से इसको जो है बुलाया जाता है। हेनरी फायोल का मैनेजमेंट में बहुत ही अहम भूमिका है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं फायोल 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको बताया कि यहाँ जो है 5 एलिमेंट्स किसने दिया है? हेनरी फायोल ने दिया है। POCCC जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसको बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, POCCC। इसने एक्सप्लेन किया? फायोल ने किया है। 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो 14 प्रिंसिपल को किसने दिया? हेनरी फायोल ने दिया है। एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। एलिमेंट्स है POCCC, ये है प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स। एक एक करके हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये 14 प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करते हैं। पहला डिवीजन ऑफ वर्क। ये पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फायोल ने ये बोला देयर शुड बी ए क्लियर डिवीजन ऑफ ड्यूटीज। मतलब कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कि अगर कोई भी ड्यूटी करना है तो उसका क्लियर डिवीजन ऑफ ड्यूटी, क्या ड्यूटी करना है उसका क्लियर डिवीजन होना चाहिए। हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि मुझे उस ऑफिस में, उस इंस्टीट्यूट में मुझे क्या करना है। तो ये क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होने चाहिए। ब्रेकिंग जॉब इनटू स्मॉलर पीसेस, जितने भी जॉब है उसके छोटे छोटे जो है पीस बनाकर अलग अलग छोटे छोटे जॉब होने चाहिए। will result in specializing, मैनेजमेंट शुड बी सेपरेटेड। मतलब ये बोल सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में कि जितने भी वर्क है उसके छोटे छोटे वर्क होने चाहिए और हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल क्या है और क्या ड्यूटी करेगा। तो हर एक वर्क को डिवाइड करना है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The authority that individual possess should be equal to their responsibility। किसी इंस्टीट्यूट में जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी पर्सन है, जैसा उसको पोजीशन मिला गया है उसके अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। ये बोला गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसा उसका पोजीशन है, उस जैसे उस अथॉरिटी पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ ए टास्क शुड बी गिवन द अथॉरिटी टू टेक द एक्शन नेसेसरी टू इंश्योर इट्स सक्सेस। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। देयर शुड बी ए क्लियर रूल्स एंड कंप्लीट ओबीडियंस टू बिहेवियर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स रेगुलेशन है और क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए कि आपको इस रूल्स के तहत आपको काम करना है, इस रूल्स के तहत आपको वर्क में आगे बढ़ना है, एक्सेट्रा। आगे देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन
सुपीरियर इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कहने का मतलब ये है यूनिटी ऑफ कमांड में किसी वर्कर को सिर्फ एक ही सुपीरियर पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, अलग अलग सुपीरियर पर्सन से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। उसके एक सुपीरियर पर्सन है, एक हेड है, उसी ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। अगर अलग अलग सुपीरियर के जो ऑर्डर को अगर फॉलो करता है तो कंफ्यूज होगा कि कौन से काम को करना है, कौन से काम को नहीं करना है। इसलिए यूनिटी ऑफ जो कमांड है किसी एक सुपीरियर पर्सन से उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। पूरे टीम को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो एक होता है। उस मेन मोटो को गेन करने के लिए सभी आगे बढ़ते हैं। तो उसी को बोला गया है कि जितने भी टीम है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, एक यूनिटी है और उसका डायरेक्शन जो है उस मोटो को गेन करना होता है। तो डायरेक्शन सभी का एक होना चाहिए। काम करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन एक है कि हमें उस मोटो को एक्सेस करके गेन करके लेना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड एंड वन प्लान। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेट इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। एम्प्लॉय शुड प्लेस द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न बिफोर देयर ऑन इंटरेस्ट। मतलब ये बोला गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके जगह पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट का इम्पोर्टेंट बहुत ही कम है। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले ध्यान दिया जाएगा, न कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। पे शुड बी फेयर। जो भी पेमेंट करना है, जो भी उसका रेम्यूनरेशन बनता है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिसके थ्रू आगे का जो वर्क है वो स्मूथली हो सके। 8वें नंबर का है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज द मोस्ट डिजायरेबल अरेंजमेंट विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। Each position is part of a vertical chain of authority. The scalar chain communication should move up and down the chain of command. इसमें स्केलर चेन के माध्यम से बताया गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्यून से लेकर अगर कोई हाई अथॉरिटी पर्सन है तो वर्ग ग्रुप डी से या फिर ग्रुप ए के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो एक चेन के माध्यम से होता है। इसको बोला गया है स्केलर चेन। नेक्स्ट है ऑर्डर। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट देयर शुड बी ए राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्डर का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन, हर एक एवरीथिंग, एवरीवन अपने राइट प्लेस पर हो और राइट टाइम पर हो। इसको बोला गया है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पर्सन, जैसे लाइब्रेरी फील्ड में देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन में एक्सपर्ट है तो उसे कैटलॉगिंग में कैटलॉगिंग करने के लिए इम्प्रूव किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो जिस काम में माहिर है उसी काम में ही लगी होने चाहिए, या फिर जो भी मटेरियल्स है वो अपने प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। तो यही बोला गया है, देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक चीज, हर एक पर्सन अपने राइट प्लेस पर और राइट जगह पे होने चाहिए, ये बोला गया है ऑर्डर में। इक्विटी। Equity of treatment should be taken into account in dealing with employee. Justice should be tempered with kindness. इसमें यह बोला गया है कि जितने भी वर्कर है, जितने भी एम्प्लॉय है, उनके साथ जो डीलिंग करने की जो टेक्निक है वो इक्वल होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए उनमें। तो इस तरीके से वो जो है इक्विटी का जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फॉर वर्कर इज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर है तो एक ही वर्क को लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, या फिर एक ही वर्क के लिए जो वर्कर है
उसमें काम करने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम करने चाहिए, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बेनिफिट लाएगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिवार्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड द स्टिमुलेट। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव रिवार्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिवार्ड दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि यूनिटी वर्क करना, ग्रुप वर्क करना। ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है ग्रुप वर्क। अगर कुछ भी काम किया जा रहा है तो एक ग्रुप वर्क के साथ किया जाए तो वो काम बहुत ही इजीली और स्मूथली होता है। तो इसी को बोला गया है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो हेनरी फायोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल में 14 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है, जो आज भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी। अभी तक हम लोग पढ़ लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, अब है ब्यूरोक्रेटिक्स मैनेजमेंट थ्योरी, जो किसके अंडर में आता है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंडर में आता है। ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी का मतलब ये है नौकरशाही। जैसे कि अभी के जनरेशन में अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो है, ये बोल सकते हैं पंच है, सरपंच है ना, जनपद सदस्य है, जिला सदस्य है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएसपी है, एसपी है, आईएएस है, आईपीएस है। तो ये अलग अलग एक स्केलर चेन में ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही पेशा है, जिसके थ्रू इसी को बोला गया है ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी। तो इसको एक्सप्लेन सबसे पहले किसने किया, मैक्स मिलन कार्ल एविल वेबर, वाज ए जर्मन सोशियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन थे, जिसका जन्म कब हुआ, 21 अप्रैल 1864 में, और डेथ कब हुआ, जून 1920 में। ये जो है ब्यूरोक्रेटिक्स जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कौन से बुक में किया है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1920 में। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1920 में। Bureaucracy is a type of administrative organization with special ability, fairness and neutrality. Bureaucracy एक क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है, जिसके अंदर स्पेशल एबिलिटी, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी होता है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर किसी पर्सन में वो कैपेबिलिटी है तो इस पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है, न कि नेपोटिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा। अपने बेस पे, अपनी काबिलियत के बेस पे जो पोजीशन है हासिल करे और इस पोजीशन पर आकर ब्यूरोक्रेसी जो है यूज में लाया जा सके। मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली, इट इज एसेंशियल टू हैव क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी along with proper rules, procedure and regulations for controlling each बिजनेस ऑपरेशंस। जो ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है उसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे हर एक ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, और यही है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी रिफर टू द पोसेसिंग ऑफ कंट्रोल ओवर ए ग्रुप ऑफ पीपल और एक्टिविटी थ्रू नॉलेज पावर, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अगर अप्लाई करना है तो उसके हर एक पर्सन के पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए, एक टेक्निक होनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर में आएगा। आगे देखते हैं। इट इज ए लॉजिकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। डेवलपिंग ए हायरार्किकल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की बेस पे जो है इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग क्लियर प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शंस। इसमें क्लियर क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, मेथड होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, है ना, किसी ऑपरेशन को करने के लिए। अगेंस्ट फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, जैसे कि
फेवरेटिज्म किसको बोला जाता है, नेपोटिज्म किसको बोला जाता है कि अपने फैमिली को ही जॉब में रखने। जैसे पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये फॉलो अप नहीं होता। अब है जिसके अंदर काबिलियत है वो जो है अपनी प्रॉपर पोजीशन ले सकता है। तो जो नेपोटिज्म, पहले राजा का बेटा राजा बनेगा, नेपोटिज्म था, फेवरेटिज्म था, इसी के अगेंस्ट में लाया गया है ब्यूरोक्रेटिक, जिसके अंदर काबिलियत है वो अपने बेस पे एक प्रॉपर पोजीशन हासिल करके इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। ये है ब्यूरोक्रेसी का प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी में भी प्रिंसिपल्स है। पहला है अथॉरिटी हायरार्की। अभी मैं आपको बताया कि एक इसमें प्रॉपर एक अथॉरिटी का हायरार्की बना होता है ना। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी के वर्कर है, फिर ग्रुप ए के वर्कर है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो हायरार्की बना हुआ है कि कौन पर्सन किस काम को करेगा, इसी को बोला गया है ब्यूरोक्रेसी। तो आगे देखते हैं, पहला प्रिंसिपल है अथॉरिटी हायरार्की। Weber proposed that there should be a systematic hierarchy in the organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एक हायरार्की सिस्टम होना चाहिए। Define the position of each employee from top to lowest level। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पोस्ट का, हर एक लोवेस्ट पोस्ट का टॉप से लेकर लोवेस्ट तक प्रॉपर डिस्क्राइब होना चाहिए कि भाई ये हाईएस्ट पोस्ट है, ये लो पोस्ट है, ये पर्सन ऐसा काम करेगा, हाईएस्ट पोस्ट वाले ऐसा काम करेगा, इस तरीके से प्रॉपर डिस्क्राइब होना चाहिए। ईच एम्प्लॉय नो हु दे हैव टू रिपोर्ट। हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि मुझे किसे रिपोर्ट करना है। अगर मैं किसी वर्ग के बारे में किसी को बताना है तो मैं किसे बताऊंगा, इसको रिपोर्ट करूंगा, तो ये हर एक पर्सन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है whose order they need to follow and what is the role of different personnel in the organization। मतलब यह है कि हर एक पर्सन को क्या क्या रोल करना है ये भी आइडेंटिफाइड होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए हायरार्की सिस्टम में। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है फार्मा रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला क्या था, अथॉरिटी का हायरार्की सिस्टम। नेक्स्ट है फार्मा रूल्स एंड रेगुलेशंस। देयर शुड बी क्लियर सेट ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन इन द रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में प्रॉपर प्रिंसिपल होने चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि आपको कैसे फॉलो करना है, क्या डिसिप्लिन होंगे, एक्सेट्रा। डिवीजन ऑफ लेबर। The whole work should be sorted into smaller tasks। हर एक बड़े बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में, अलग अलग टास्क में क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। To ascertain that every set of task is assigned to the right person। और हर एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब मिलनी चाहिए, राइट वर्क मिलनी चाहिए कि उसे किस तरीके से हैंडल कर सके। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक पर्सन को प्रॉपर एक जॉब का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरियर ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट शुड मोटिवेट एम्प्लॉय टू बिल्ड ए लॉन्ग टर्म कैरियर। हर एक एम्प्लॉय को ऐसा मोटिवेट करना चाहिए कि उसका जो है कैरियर लॉन्ग टर्म चले इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू देम। मतलब कैरियर के लिए उन्हें जॉब सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू देम, तो अलग अलग कैरियर ओरिएंटेशन होने चाहिए। नेक्स्ट है impersonality। In an organization, the impersonal related development among the employee which may lead to favoritism और नेपोटिज्म इसमें नहीं होना चाहिए। वेबर said that the application of rules and managerial decisions should be impartial and। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मैक्स वेबर है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को क्या करता है, फॉलो करता है। आगे देखते हैं फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस। वर्कर शुड बी रिक्रूटेड थ्रू देयर टेक्निकल स्किल, एक्सपर्टाइज बेसिस। मतलब बोल सकते हैं कि अगर किसी का सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन के लिए उसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, क्या स्किल्स है, इस बेसिस पे सिलेक्शन होने चाहिए, न कि नेपोटिज्म या फिर फेवरेटिज्म के बेस पे। तो इसीलिए इसे बोला गया है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इवन द प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड मेरिट। साथ में ये भी बोला गया कि प्रमोशन अगर दिया जाए तो
उसके जो परफॉर्मेंस और क्या मेरिट बन सकता है उसके बेसिस पे दिया जाना चाहिए, न कि अपने अकॉर्डिंग या फिर फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म के बेस पे देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कि परफॉर्मेंस और मेरिट के अकॉर्डिंग देना उसका प्रमोशन, जितनी भी सिलेक्शन है, प्रमोशन है, जो भी एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस, मेरिट, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, इसके बेसिस पे होना चाहिए, न कि नेपोटिज्म बेसिस पे होना चाहिए या फिर फेवरेटिज्म बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, अथॉरिटी हायरार्की, फार्मर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर, कैरियर ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी, फार्मर सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में देखे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एक है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो है नोट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।